आप सभी बंधुओं को नमस्कार। मेरा नाम जीएन शास्त्री है। आज हम बात करने वाले हैं गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी जो होते हैं उनका जीवन काफ़ी संघर्षमय होता है। उन्हें विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने होते हैं। क्या परिस्थितियां रहती हैं, कैसी परिस्थितियां रहती हैं, और जितना हम आसान समझते हैं संस्कृत पढ़ना, गुरुकुलों में पढ़ना, वो कितना जटिल होता है। आज मैं उनके भावों को यहाँ व्यक्त करूँगा। जो शास्त्रीय आचार्य करते हैं, इतना संघर्ष करते हैं। शास्त्रीय आचार्य की डिग्री करने से पहले उन्हें क्या क्या संघर्ष करने पड़ते हैं, और पांडित्य कर्म जो करते हैं तो क्या समस्याएं आती हैं, आश्रम में क्या आती हैं, उन सबको मैं एक कविता तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ उन विद्यार्थियों के भाव जरूर करूँगा। अभी कुछ विद्यार्थियों की वर्ग एक में नौकरी लगने के बाद भी उन्होंने आचार और शास्त्री किया। मूलतः आचार्य उनका कहा दिया गया कि अनिर्धारित विषय है, और उनको नौकरी लगने के बाद भी नहीं लिया गया जॉब में। आदि आदि तक का सफ़र कैसा है, इस सब की बात करेंगे, तो उनके भावों को सुनिए। यदि आप संस्कृत वाले हैं तो ज़रूर ही सुनेंगे, और संस्कृत वाले से थोड़ा भी संबंध रखते हैं तो ज़रूर सुनेंगे कि एक आश्रम का जीवन क्या होता है, और कैसे ये शास्त्रीय आचार बनते हैं, और आज कैसे यह मरने की कगार पर आ गए हैं, यह भी दिखाते हैं। चलिए तो हम आरंभ करते हैं उनकी बात को, और कविता आप लोग सुनिए, आनंद लीजिए। आनंद लेने लायक नहीं है क्योंकि करोड़ रस से युक्त है, और करोड़ रस से युक्त होने के कारण उनके जीवन को आपको समझना पड़ेगा कि क्या संघर्ष होता है, वही मैं बताने वाला हूँ। सौभाग्य से मैं भी आश्रम में पढ़ा हुआ हूँ, आश्रम में ही रहा हूँ, ये सब मैंने देखा है। दूसरा, मैं इनसे बात भी किया तो उनके दुखों को भी समझा, वही मैं आप तक लेकर के आ रहा हूँ। यह मेरी कहानी नहीं है, मेरी कहानी के साथ ही यह सभी की कहानी है, उनकी जो विद्यार्थियों को वर्ग एक से बाहर कर दिया है। हालांकि मुझे तो नहीं किया है, मैंने दिया भी नहीं है, लेकिन उन्हीं की है, क्योंकि उन्हीं की कहानी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलिए आरंभ करते हैं। मैं कवि नहीं हूँ, मैं कवि नहीं हूँ, शिक्षक हूँ। मैं कविता मजबूरी में बनाता हूँ। मैं कवि नहीं हूँ, शिक्षक हूँ, मजबूरी में कविता बनाता हूँ। जिन्हें शास्त्रीय आचार्य कहते हैं उनके जीवन का संघर्ष बताता हूँ। जिन्हें शास्त्रीय आचार्य कहते हैं उनके जीवन का संघर्ष बताता हूँ। वो लोग क्या करते हैं, जब पढ़ने आते हैं तो कितनी छोटी उम्र में आते हैं, अब उसकी बात करते हैं कि 8-10 वर्ष की उम्र में, 8-10 वर्ष की उम्र में जब यह संघर्ष आरंभ हुआ, खेलने के सपने टूट गए और घर वाले भी छूट गए। खेलने के सपने टूट गए और घर वाले भी छूट गए। आप समझो कि सपने तो टूटते ही टूटते हैं, घर वाले भी साथ में छूट जाते हैं, मिल नहीं पाते हैं। सालों में खाद मारे बच्चे जाते हैं, खेलना सब उनका बंद हो जाता है। और क्या होता है, जब यहाँ रहते हैं तो कैसी परिस्थिति होती है। शुरुआत में आते कि भोजन अंदर जाता है था, दिन भर सिर्फ रोना आता था, भोजन बनाते ना आता था, फिर भी रोज बनाता था। भोजन बनाते ना आता था, फिर भी रोज बनाता था। उंगली भी जल जाती थी, उंगली भी जल जाती थी, दवाई भी मिल ना पाती थी। ये उस उम्र में करता था जब कुछ ना हम पर बनता था। ये उस उम्र में करता था जब कुछ ना हम पर बनता था। जब जब ठंड आती थी, सर्दी का मौसम आता था, तो और भी हम लोगों की समस्याएं बढ़ती थीं। तो वही आगे है इनके भाव कि जब जब ठंड आती थी समस्या और भी बढ़ जाती थी। 4 बजे नहाना था, फिर संध्या में जाना था। सुबह 4 बजे नहाना ठंडे पानी से, फिर संध्या में जाना पड़ता था। अब क्या वस्त्र आदि का कैसा पहनना, तो कह रहे पतली धोती पतला कुर्ता, पतली धोती पतला कुर्ता, स्वेटर भी ना मिलता था। ऐसे में हमको गायत्री जप भी करना था। गायत्री जप करते रहते थे, गायत्री जप करना पड़ता था, संध्या करनी पड़ती थी, बाहर बैठना पड़ता था। जब संध्या वंदन पूर्ण हुआ तब फिर पढ़ना शुरू हुआ। संध्या वंदन के बाद फिर क्लासेस आरंभ होती हैं, क्लास में जाना होता है, पढ़ना होता है। पढ़ने जाते थे शुरुआत में। जब संध्या वंदन पूर्ण हुआ तब फिर पढ़ना शुरू हुआ। संस्कृत का साना आता था, फिर भी वेद पढ़ाया जाता था। संस्कृत का साना आता था, फिर भी वेद पढ़ाया जाता था। आगे सुनो, अब बताइए, जब जिसको संस्कृत का सा नहीं आएगा और उसको वेद पढ़ाया जाएगा तो स्थिति क्या होगी उसकी, समझ में आएगा नहीं। आगे क्या होता था, जब गुरु ने वेद पाठ सुना, अब गुरुजी तो वेद पाठ सुनेंगे ना, तो गुरु ने जब वेद पाठ सुना, जो रटा हुआ था वो भी भूल गया, जो रटा था वो भी भूल गया। आगे क्या हुआ, अब गुरुजी क्या करेंगे,
नीम की डंडी गुरुजी उठाते थे, नीम की डंडी उठाते थे, उल्टे हाथों में भी लगाते थे। आश्रम में उल्टे हाथों में भी पढ़ती हैं जब वेद का पाठ नहीं सुनते हैं। यदि आप शास्त्रीय आचार्य की हैं तो आप में भी पढ़ी होंगी। हम भी फड़फड़ाते रोते थे, हम भी फड़फड़ा के रोते थे, ऐसे सर्दी के दिन हमारे होते थे। कि डंडा पढ़ते थे, रोते रहते थे और ऐसे सर्दी के दिन होते थे। फिर भी हम वेद पढ़ते थे, फिर भी हम वेद पढ़ते थे, रोज मार सहते थे। फिर भी वेद पढ़ते थे, रोज मार सहते थे। अब क्या हुआ वेद पढ़ने के बाद? जब वेदादि की पढ़ाई पूर्ण हुई, जब हमारी वेदादि की पढ़ाई पूर्ण हुई, तब प्रयोग की बारी आई। जब वेदादि की पढ़ाई पूर्ण हुई तब प्रयोग की बारी थी। जब पांडित्य का आरंभ किया तो एक बात सुनाई थी। जब पांडित्य का आरंभ किया तो एक बात सुनाई थी। ये पहले मुझे पता नहीं थी। जब क्या सुनी, ध्यान से सुनिए। ये यजमान आदि कहते हैं, जो जब आप जाओगे पांडित्य कर्म करने तब आपको ये जरूर सुनाई देगा कि ढोंग पाखंड और फ्री में, ढोंग पाखंड और फ्री में हमने यह सब पूर्ण पढ़ाई की। कि तुम लोग तो ढोंग करते हो, पाखंड करते हो, क्या लगता है? फ्री में पढ़ रहे हो, जा रहे हो आश्रम, पहुंच जाते हो, पढ़ने लगते हो, क्या लगा है तुम्हारा? इन्वेस्ट क्या किया है? डॉक्टर बनते तो पैसे लगते, डॉक्टर बनते तो पैसे लगते, इंजीनियर बनते तो पैसे लगते, तुमने तो फ्री में की ना। ढोंग पाखंड और फ्री में हमने यह पढ़ाई की, पूर्ण पढ़ाई की। इतना तो सब ठीक भी था कि चलो ठीक है, कह दो फ्री में पढ़ा है। लेकिन आगे की बात सुनो, इतना तो सब ठीक भी था, इतना तो सब ठीक भी था कि हमने फ्री पढ़ाई की, लेकिन बात और यजमानों ने हमें बताई थी। लेकिन एक बात और यजमानों ने हमें बताई थी। क्या थी वो बात? कहा उन्होंने, महाराज यह हराम की कमाई है, इसके अलावा भी आपकी क्या और कुछ पढ़ाई है? महाराज यह तो आपकी हराम की कमाई है, इसके अलावा भी आपने और कुछ पढ़ाई की? ये पूछा। अब आगे देखो, तब गुस्सा तो आएगी, क्या होगा आगे? फिर विद्यार्थी इस ऐसी स्थिति में जब हैं कि क्योंकि पंडिताई में जब ऐसी समस्याएं आती हैं करने में, तब फिर विद्यार्थी और कुछ सोचता है कि भाई शास्त्री करेंगे, आचार कर लेंगे और फिर अपना एक अच्छा शिक्षा अध्ययन में कंट्रीब्यूशन करेंगे, बढ़ेंगे, आगे जाएंगे, टीचर बनेंगे, आदि आदि। तो धैर्य मानते हैं विद्यार्थी और फिर इस और आगे बढ़ते हैं। वही आगे है कि तब हमने धैर्य बनाया और शास्त्रीय आचार्य की पढ़ाई की। तब हमने धैर्य बनाया और शास्त्रीय आचार्य की पढ़ाई की। इंग्लिश मैथ ना आते हुए भी, इंग्लिश मैथ ना आते हुए भी इनकी भी खूब पढ़ाई की। हम लोगों को इंग्लिश कहाँ से आएगी? आश्रम में पढ़ने वालों को बचपन से पढ़ रहे हैं, 7-8 साल से पढ़ रहे हैं, कहाँ से आएगी? नहीं आई। लेकिन फिर भी इंग्लिश सीखते हैं, मैथ सीखते हैं, रीजनिंग, जो कंपटीशन की जरूरत पड़ती है। अभी जैसे वर्ग 1-2 में व्याकरण लगा हो, चाहे साहित्य लगा हो, लेकिन जो सिलेबस है वो तो सब कवर करना ही पड़ता है। फर्स्ट पेपर भी होगा वो भी करना पड़ेगा, जीएस भी होगा वो भी करना होगा। तो वही बात है कि तब हमने धैर्य बनाया और शास्त्रीय आचार्य की पढ़ाई की। इंग्लिश मैथ ना आते हुए भी इनकी भी खूब पढ़ाई की। अब जब सरकारें कहती हैं हम धर्म वाली सरकार है, बीजेपी जैसी सरकार है, चुनाव में यही कहते हैं संस्कृत को बढ़ाएंगे, संस्कृति को बढ़ाएंगे, सनातन को बढ़ाएंगे, सब बातें करते हैं। तो वही आगे वही है कि जब सरकारों ने चुनाव में संस्कृत को बढ़ाने की दुहाई दी, जब सरकारों ने चुनाव में संस्कृत को बढ़ाने की दुहाई दी, तब मेरे मन में भी सरकारी मास्टर बनने की फीलिंग आई थी। यानी कि तब मेरे मन में भी सरकारी मास्टर बनने की फीलिंग आई थी। कब? जब सुना कि भाई चलो सरकार प्रोत्साहन कर रही, बढ़ाएंगे तो मैं भी बन जाऊंगा और ये सब पंडित वाला छूट जाएगा और एक अच्छे से शिक्षक बन करके कंट्रीब्यूशन करूंगा देश के लिए। आगे क्या होता है? आगे क्या होता है? पेपर दिया, पेपर आया वर्ग 1 का, उन विद्यार्थियों ने पेपर दिया, निकल भी गया, टॉप भी किया, सबने खूब बधाई दी। पेपर दिया, निकल भी गया, सबने खूब बधाई दी। काउंसलिंग में अधिकारी ने मेरी डिग्री अमान्य बताई थी। काउंसलिंग में अधिकारी ने मेरी डिग्री अमान्य बताई थी। अब सब कुछ पानी फिर गया। तब और आगे क्या होता है? तब उसके मन में क्या आता है? जब उसकी डिग्री ही अमान्य बता दी गई, तब से जीवन त्याग देने के ख्याल आते हैं, तब से जीवन त्याग देने के ख्याल आते हैं। लेकिन वह शास्त्री आचार्य कोर्ट के आज भी चक्कर लगा रहे हैं। आगे देखो, अब वो विद्यार्थी क्या कहता है?
क्योंकि अब तो परेशान है, क्या है उसके शब्द ही नहीं कर रहे हैं, अब उसे समझ नहीं आया सिस्टम गलत है, संस्कृत जगत गलत है या क्या गलत है। तो आगे वही है कि मैंने ऐसा क्या गलत किया है, वो विद्यार्थी कह रहा है जो जिसकी डिग्री अनिर्धारित कर दी गई है, उसके भाव है कि मैंने ऐसा क्या गलत किया है या संस्कृत को गलत चुना है, सरकारों को गलत बनाया या गुरुओं को गलत चुना है। आगे कहता है क्या मैंने कुछ नहीं किया है या गलत देश में जन्म लिया है, या मैंने कुछ जीवन में नहीं किया है या गलत देश में ही जन्म लिया है। बंधुत्व की बात तुम करते, ये उसी विद्यार्थी के वचन है कि बंधुत्व की बात तुम करते, क्या बंधु को बचा पाओगे? है औकात उन बंधुओं के भाव हैं, उसकी बचा पाओगे? वही कह रहा है, बंधुत्व की बात तुम करते, क्या बंधु को बचा पाओगे? संस्कृति की बात तुम करते, क्या संस्कृत को बचा पाओगे? संस्कृति की बात तुम करते, क्या संस्कृत को बचा पाओगे? अब भी साथ नहीं दोगे तुम, विद्यार्थी कह रहा है। वही कौन विद्यार्थी? जिसकी डिग्री अनिर्धारित कर दी गई है। अब भी साथ नहीं दोगे तो यह बंधु भी मर जाएगा, अब भी साथ नहीं दोगे तो यह बंधु भी मर जाएगा। संस्कृत की तो बात छोड़ दो, संस्कृत की तो बात छोड़ दो, सनातन भी मिट जाएगा। अब भी साथ नहीं दोगे तो यह बंधु भी मर जाएगा, संस्कृत की बात छोड़ दो, सनातन भी मिट जाएगा। यह उस विद्यार्थी के भाव हैं। अब आपको उस विद्यार्थी का सहयोग करना है या नहीं करना है, ये आपको देखना है, और ये वीडियो भी आपको ही शेयर करना है। बहुत परेशान है विद्यार्थी। मैंने देखा कि 7-8 विद्यार्थियों की डिग्रियों को ये केवल ये कह के निर्धारित कर दिया गया कि वो वेद से पढ़ा है, ज्योतिष से पढ़ा है, ऐसे उसकी नौकरी लगने के बाद हटा दिया गया है। आप लोग भी पेपर देने वाले हो, फॉर्म भर दिए हो, उसके बाद आपकी भी डिग्री अमान्य नहीं रहेगी तो क्या होगा? क्या आपके ऊपर बीतेगी? वही उन विद्यार्थियों के भाव हैं जो मैंने आपको व्यक्त किए हैं, आप तक पहुँचाए हैं इन पंक्तियों के साथ। तो आपसे यह मेरा विनम्र आग्रह है कि सभी संस्कृत प्रेमियों तक, और सभी तक संस्कृत प्रेमियों की बात नहीं बची है अभी, ये संस्कृत देश की बात बची। भाई ऐसे विद्यार्थियों का जीवन खराब किया जा सकता है क्या? नौकरी फॉर्म भरवाए हो, क्यों भरवाए? पैसे लिए क्यों लिए? पेपर दिलाए क्यों दिलाए जब उसकी डिग्री ही अमान्य थी? आदि आदि। तो मेरा आपसे आग्रह है कि कविता के ही माध्यम से सभी तक यह पहुंचाने का प्रयास करें। ओके मित्रों, मेरे से जो बन सकता है वो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। ये भाव आपके ही लिख करके व्यक्त कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ विद्यार्थी कैसे परेशान हैं। ओके मित्रों, धन्यवाद। मेरा नाम जीएन शास्त्री है, आप सब जानते हैं, अब परिचय मुझे देने की जरूरत नहीं है। ओके मित्रों, धन्यवाद। खुश रहें, आनंद रहें, आप सदैव इसी तरीके से अच्छे से पढ़ाई करते रहें, और शीघ्रतः आप सभी मिलजुल करके अपनी पुनः डिग्रियों को सभी जगह पर मान्य करवाएं। इसमें आपका ही सहयोग सबसे महत्वपूर्ण होगा। ओके मित्रों, धन्यवाद।